हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, ऑफ अमाइंस। देखिए, नीट और जेडबल का एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है और स्टूडेंट को एक स्ट्रेस रहती है, प्रेशर रहता है कि भाई इतने कम टाइम में भाई कैसे रिवाइज किया जाए। तो वही उसी चीज़ को, है ना, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये सब वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें आप मिनिमम टाइम में और पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में बेसिक नेचर के बारे में। आप सब जानते हो कि जो अमाइन होता है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, तो बेस की तरह बिहेव करता है। कोई भी बेस होगा तो जब वो एच आइन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है, बी एच पॉजिटिव। यहाँ पर अगर बी से बेस लिया तो बी एच पॉजिटिव को कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब जो बेसिक नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अगर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा हैं, जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अभी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बढ़ाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट। हम जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट विल इंक्रीज बेसिक नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है केवल अमाइंस का ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही अमाइंस है। बाकी बेसिक नेचर डिटेल में पढ़नी हो तो हमने जीओसी में एक एसिडिक और बेसिक नेचर करके एक क्या बनाया था, एक वीडियो बनाया था। वहाँ पर कंप्लीट आपको हर तरीके का बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर का एग्जाम्पल मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले अमाइंस, तो अमाइंस आर मोर बेसिक देन NH3 अमोनिया। क्यों होते हैं, आप ये देखो, NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, ठीक है, लेकिन अमाइन वो होते हैं जहाँ पर R अल्काइल ग्रुप लगा होता है। R NH2 को अमाइन कहेंगे। तो जब यहाँ पे R लगा हुआ है तो R का क्या होगा भाई, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो बेसिक नेचर बढ़ा देता है, इसलिए जो अमाइंस होते हैं मोर बेसिक देन अमोनिया। अब यहाँ पर हमने इसका जो कंक्लूजन है वो लिख दिया है डायरेक्ट। जैसे अगर वेपर फेज की बात करें तो यहाँ पर केवल प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है, मतलब जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे बेसिक नेचर बढ़ेगी। NH3, अब मिथाइल लगा दिया, CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस, 2 मिथाइल आ गए, 3 मिथाइल आ गए। इसी तरीके से इथाइल 1 है, 2 है, 3 है। तो आप ये तो जानते ही ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस। लेकिन अगर एक्वस मीडियम की बात करें तो एक्वस मीडियम में कुछ और भी फैक्टर्स लगते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर लगते हैं भाई, सॉल्वेशन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और अल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ने से स्टीरिक फैक्टर भी ऑपरेट होता है। ठीक है, सॉल्वेशन होता है और इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो तो हो ही रहा है। तो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है ना, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक फैक्टर एंड सॉल्वेशन, द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इज। तो अब ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अमोनिया यहाँ पे है, अमोनिया तो कम ही रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो इसका ऑर्डर ऐसे मैंने याद करने को बता दिया कि 312 है ना, 312 से याद कर लो। इसका मतलब टर्सरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। ये कब होगा, जब हमारा अल्काइल ग्रुप मिथाइल है। और अगर ये इथाइल आ जाता है तो आप ना इन दोनों की पोजीशन को बदल दो, मतलब टर्सरी और प्राइमरी की पोजीशन बदल दो, प्राइमरी पहले टर्सरी बाद में। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 132, 132, मतलब प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी। तो दोनों ही केस में अमोनिया मिनिमम है, लीस्ट बेसिक, और जो डाई अल्काइल है, डाई मिथाइल अमाइन या डाई इथाइल अमाइन, वो मोस्ट बेसिक हो जा रहा है। तो इस तरीके से बेसिक नेचर की बात होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स, मतलब अल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन हमने प्रिपरेशन में भी देखी थी। जो हमारा प्राइमरी अमाइन है तो वहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या रहता है भाई, एक लोन पेयर रहता है। तो लोन पेयर के थ्रू, अब ये C2H5I क्या अल्काइल हैलाइड है। ये अल्काइल हैलाइड में आप जानते हो कि जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो ये लोन पेयर के थ्रू इस पर अटैक होगा कार्बन पे, और ये बन जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NHHI। तो इसका नाम हो गया डाईइथाइल अमोनियम आयोडाइड। अगर सेकेंडरी अमाइन लिया है तो सेकेंडरी अमाइन भी
क्या बनाएगा? अभी 2 इथाइल ग्रुप हैं उसके पास, एक और आ गया तो C2H5 होल थ्राइस NHI, मतलब ट्राई इथाइल अमोनियम आयोडाइड बन गया। टर्सरी अमाइन है, ये क्या है आपका? 3 डिग्री अमाइन। थ्री डिग्री अमाइन है, तो इस तरीके से अब ये C2H5 होल 4N प्लस I माइनस बन गया, मतलब टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड बन गया। तो ये रिएक्शन सिमिलर है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह है। फिर आता है एसाइलेशन ऑफ अमाइन। एसाइलेशन में क्या लगता है भाई? एसाइल ग्रुप लग जाता है, COCH3 ग्रुप लग जाता है। तो ये हमारा अमाइन है और इसके लिए CH3 COCl से रिएक्शन कराया है। तो आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो मैकेनिज्म का है वो अप्लाई करो। आप जानते हो CH3 COCl में जो कार्बन है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्योंकि CO ग्रुप का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और अमाइन में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक है। तो अटैक कहाँ हो गया? इस कार्बन पे। क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और एक H अपने साथ ले जाएगा, तो बन जाएगा C2H5NH COCH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसके नाम भी भाई कई सारे हो जाएंगे। अगर इस CONH2 ग्रुप को एमाइड ग्रुप माने, है ना, ठीक है, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? ये एसीटामाइड। तो इसके नाइट्रोजन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये, तो इसका नाम हो गया एन इथाइल एसीटामाइड। और अगर आप इसका नाम अमाइन के अकॉर्डिंग करना चाहें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है रिप्लेस बाई COCH3, मतलब एसिटिल ग्रुप, तो नाम हो गया एसिटिल इथेनामाइन। इसी तरीके से जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है तो सेम प्रोडक्ट मिलता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी कार्बोनिल का कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो अटैक ये हो रहा है आपके लोन पेयर से कार्बन पर, बन जाएगा C2H5NH COCH3 प्लस CH3COOH, ये निकल जाएगा। तो आपने क्या देखा भाई कि नाइट्रोजन जो होता है ना अमाइन का, हम उसमें COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसका एसिटाइलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कार्बाइल अमान रिएक्शन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है ये। कैसे होता है? देखो, ये आपका 1 डिग्री अमाइन यहाँ दिया हुआ है, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दो और KOH डाल दो, तो RNC बनता है। NC क्या? आइसोसाइनाइड। तो R हो सकता है अल्काइल और एराइल और आइसोसाइनाइड। इसका ये बहुत ही बेकार सा ना अनप्लीजेंट स्मेल होता है, इसको बोलते हैं फॉल स्मेलिंग। ठीक है, तो ये जैसे ही कंपाउंड बनता है इसकी स्मेल आती है, समझ जाते हैं कि ये प्राइमरी अमाइन है। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्ट करेगा। आप जानते हो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसीलिए वो क्या बना देगा भाई? H2O बना देगा और पोटेशियम क्लोरीन ले लेगा KCl। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कार्बीन मिलता है CCl2, ये कार्बीन है। कार्बीन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल हो गया ये, और RNH2 अमाइन में न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर से अटैक कार्बन पे होगा। तो अब देखो क्या होगा, ये नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये H निकल गया इधर से और ये क्लोरीन निकल गया HCl। यहाँ पे अब नाइट्रोजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन चार्ज वही पॉजिटिव नेगेटिव है। अब फिर से एक और HCl मॉलिक्यूल निकलेगा और बन जाएगा RNC। RNC को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है भाई, आप जानते हो हर एक चैप्टर में आती है ये। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए उससे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस। अब जो NH2 ग्रुप है भाई, आप जानते हो NH2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, तो इसलिए ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस M इफेक्ट दिखाएगा, प्लस R इफेक्ट दिखाएगा। NH2 ग्रुप इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, देयरफॉर क्या मिलता है हमें? इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है कि जैसे ही उसका हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऑर्थो पैरा दोनों ही पोजीशन पे ग्रुप लग जाता है, मतलब हमें सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो एक्टिवेटिंग बहुत जाता है। टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, NH2 ग्रुप इज फर्स्ट एसिटाइलेटेड, बिकॉज एसिटाइलेशन के बाद क्या बन जाएगा अभी बताया था, NH2 का H हटा के COCH3 लगाओ, NHCOCH3 बन गया।
तो अब ये जो है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होता है। तो अगर हम देखो यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिया है, हेलोजनेशन कर रहे हैं और एनिलीन में डायरेक्टली क्लोरीन और FeCl3 की प्रेजेंस में करा दिए, तो इसके ऑर्थो पे क्लोरीन क्लोरीन आ गए, ठीक है, ये ऑर्थो पे क्लोरीन आ गया, ये ऑर्थो पे क्लोरीन आ गया और पैरा पे भी क्लोरीन आ गया, क्योंकि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिला, पर हमें चाहिए मोनो सब्सटीट्यूटेड। तो क्या करते हैं, उसका एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया भाई AC2O, उससे क्या होगा, उससे हाइड्रोजन हट के COCH3 आ गया, NHCOCH3 बन गया। अब ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, मतलब ऑर्थो पैरा सब पे प्रोडक्ट, सब पे सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। तो अब क्लोरीनेशन Cl2 FeCl3 के साथ कराया तो पैरा पे ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि पैरा वाला मेजर होता है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट मिल गया। अब आप चाह रहे हो ही फिर से ना NHCOCH3 को NH2 में बदला जाए, तो उसके लिए H2O से वाटर से रिएक्शन करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में H2SO4 लेते हैं, जानते हैं आप, लेकिन H2SO4 का, ठीक है, ये एसिड है और NH2 ग्रुप बेसिक है, तो ये दोनों मिलकर ना यहाँ पे सॉल्ट बना लेते हैं, ये NH3 प्लस HSO4 माइनस, H2SO4 से ने HN दिया, NH2 ने ले लिया, तो क्या बन गया, NH3 प्लस HSO4 माइनस, इसका नाम होता है एनिलीनियम सल्फेट। इसको जो 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये इस तरीके से हमें पैरा पोजीशन पे SO3 मिल जाएगा। अभी भी आप सोच रहे हैं सर SO3H क्यों नहीं मिला, भाई उसका रीज़न है कि SO3H एसिडिक है और NH2 ग्रुप बेसिक है, तो ये HN लूज करेगा तो HN इसके पास चला जाएगा, मतलब NH3 प्लस ही मिलेगा और SO3 माइनस मिलेगा। इसे बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। ये डाईपोलर आयन होता है और ज्विटर आयन होता है। फिर आते हैं नाइट्रेशन पर। नाइट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, NCERT में तो परसेंटेज दिया, मैं भी ले आया भाई। एनिलीन है, HNO3 H2SO4 डाल दिया, अब नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लगता है भाई, NO2 लगता है, ठीक है। NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पे NO2 आ गया, ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा पे NO2 आ गया, रेड प्रोडक्ट। यहाँ पर मेटा भी मिलता है, मेटा क्यों मिलता है ये बताएंगे भी, और आप ये परसेंटेज ना याद कर लो, मतलब ऑर्थो वाला कम बन रहा है 2%, मेटा 47% और पैरा 51%, मतलब मेजर तो पैरा ही रहेगा। अब आप सोचोगे सर ये ऑर्थो पैरा तो समझ में आ गया, मेटा कहाँ से बन गया, कैसे बन गया, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो एनिलीन है एसिडिक मीडियम में वो H आयन लेके NH3 प्लस, मतलब एनिलीनियम आयन में चेंज हो जाता है। जो एनिलीनियम आयन है NH3 प्लस है, वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो अब नाइट्रेशन होगा तो मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा। हो गया क्लियर, मेटा आइसोमर। अब यहाँ पर एसिटाइलेशन ना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उसका अच्छा यूज़ है। कैसे कि भाई एसिटाइलेशन करने से क्या होगा, हियर एसिटाइलेशन इज डन टू प्रिवेंट मेटा सब्स्टिट्यूशन एंड ऑक्सीडेशन बाई HNO3, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो NH2 को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो कैसे करेंगे, फिर से एनिलीन ले लिया, AC2 एसिटिक एनहाइड्राइड, तो H की जगह क्या आ गया, COCH3, हो गया एसिटाइलेशन। अब नाइट्रेशन करोगे तो पैरा वाला ही मेजर मिलेगा, मतलब पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो और हमारा NHCOCH3 NH2 में चेंज हो गया। याद रखो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करती है, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3 लुईस एसिड, क्योंकि AlCl3 लुईस एसिड है और NH2 जो होता है उसका उस पर लोन पेयर रहते हैं, तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है, सॉल्ट बना लेता है, और जब सॉल्ट बन जाएगा तो फिर अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, तो आगे होगी नहीं रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती हुई आपकी हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएक्शन का यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ बता देते हैं। सबसे पहले समझ लो यूज़ क्या है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, तो इन तीनों में अंतर करना होता है। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो PHSO2Cl है उसी को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये आ गया भाई बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन रिंग, SO2Cl।
अब इसमें RnH2 डाल दिया, RnH2 डालेंगे, हाइड्रोजन है इसके पास, तो यहाँ पर H और ये Cl मिलके HCl निकाल देंगे, तो बन जाएगा PHSOO, और क्लोरीन की जगह क्या आ गया NHR, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन HCl के रूप में। अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि इधर अभी भी नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या होता है, सॉल्युबल इन NaOH ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। आपने अगर R2NH सेकेंडरी अमाइन लिया तो इसके पास एक H है जो HCl निकाल देगा, ये HCl का मॉलिक्यूल अलग हो गया और NR2 के फॉर्म में ये जुड़ गया। अब यहाँ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन NaOH है, बेस में सॉल्युबल नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। अब आप पूछोगे सर ये वाला बताओ R3N, तो R3N में तो टर्सरी अमाइन में हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। देखो कितना जल्दी हमने रिवीजन कर लिया। अब क्या बचा है, केवल डाईएजोनियम सॉल्ट बचा है और कुछ एक दो एडिशनल पॉइंट जो नीट और जेडबली के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर मैं डाईएजोनियम सॉल्ट का भी ना आपको पूरा डिटेल में लेके आया हूँ। प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाईएजोनियम आयन। सही है। अब दो तरह के हमारे प्राइमरी अमाइंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, तो इन केस ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस the diazonium ion is unstable and produce carbocation which can produce different products। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लो। ये मान लो RnH2 हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, एलिफेटिक है, तो HNO2 NaCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रिएक्शन होती है। तो क्या मिल जाएगा, ये NH2 को ना N2+ में बदल दो, N2+Cl- में बदल जाता है। ये डाईएजोनियम आयन है ये यहाँ पर, इसमें से क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये होता है इसका अनस्टेबल। अब जो चीज़ अनस्टेबल है, ठीक है, एक मिनट इसको सही कर दें। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है इसलिए नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है और मिल जाता है कार्बोकैटाइन। ये कार्बोकैटाइन मिल गया। अब R पॉजिटिव कार्बोकैटाइन है तो डिफरेंट प्रोडक्ट दे सकता है ये। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, 3 कार्बन का अमाइन है ये। HNO2 NaCl से रिएक्शन करी तो NH2 की जगह क्या आ जाएगा भाई, NH2 की जगह आ जाएगा आपका ये N2+Cl-। अब यहाँ से नाइट्रोजन तो गैस निकल जाएगी, तो जो कार्बन है उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बन गया कार्बोकैटाइन। अब ये जो कार्बोकैटाइन बना हुआ है, अब ये OH आयन के साथ रिएक्ट कर जाए तो OH अल्कोहल बन जाएगा। अगर Cl आयन से रिएक्शन कर जाए तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, अल्काइल क्लोराइड। और अगर इसमें से ये बीटा हाइड्रोजन निकल जाए तो ये क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा। तो 3 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर ये जो कार्बोकैटाइन है वो 1 डिग्री है, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बन गया, सेंटर में आ गया ना पॉजिटिव चार्ज। अब OH- से रिएक्शन हुई तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, Cl- से रिएक्शन हुई तो ये मिडिल कार्बन पर क्लोरीन आ गया, और H आयन निकल जाएगा तो फिर से अल्कीन बन जाएगी। अल्कीन के दोनों प्रोडक्ट सेम हैं। फिर आता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, है ना। In case of aromatic primary amines, diazonium ion is resonance stabilized. So this intermediate can be used to prepare a large number of compounds. चलो देख लेते हैं। यहाँ पर ये एनिलीन है, HNO2 NaCl से रिएक्शन कराया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, N2+Cl- मिल गया। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके नीचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैंने बना के दिखा दिए। देखो ये N2+ है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज जब किस पे आ गया, वो आ गया बेंजीन रिंग पे। तो इस तरीके से डाइज़ोनियम आयन जो है वो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है।
इतना भी ध्यान रखोगे काफ़ी है। अब ये डाइज़ोनियम आयन बड़ी काम की चीज़ है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट इससे हमें मिल सकते हैं। जैसे अगर ये N2 प्लस डाइज़ोनियम आयन की रिएक्शन H3PO2 से कराओ या ROH अल्कोहल से कराओ तो ये बेंजीन प्रोडक्ट देता है। इसकी रिएक्शन KI से कराओ तो आयोडीन ग्रुप लग जाएगा। CuCl से कराओ क्लोरीन, CuBr से कराओ ब्रोमीन, CuCN से कराओ तो CN ग्रुप आ जाता है। और ये तीनों ही जो रिएक्शन है इन्हें क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। H2O वाटर से रिएक्शन कराएं तो OH ग्रुप आ जाता है, फिनॉल बन गया। CuHCl से कराए तो Cl ग्रुप लग गया। CuHBr से कराए तो ब्रोमीन ग्रुप लग गया। तो ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं गेटरमैन रिएक्शन। HBF4 के साथ अगर इसको गर्म करें, रिएक्शन कराएं तो ये फ्लोरीन लगा देता है और इसको बोलते हैं वल्ज सीमन रिएक्शन। और कुछ वेरिएशन है इसके, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, NH2 की जगह ना अगर हमें NO2 ग्रुप लाना हो तो हम किस तरीके से लाते हैं। तो ये रिएक्शन हो जाती है आपकी सब्स्टिट्यूशन बाई NO2 ग्रुप। तो डाइज़ोनियम आयन HBF4 के साथ गर्म करो तो पहले ये मिलता है N2 प्लस BF4 माइनस। अब इसमें NaNO2 डाल दो, सोडियम नाइट्राइड। तो NaNO2 डालने से अपने को यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का कंपाउंड मिल जाएगा। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन किसके साथ होती है? फिनॉल के साथ, है ना, फिनॉल है ये। तो फिनॉल के साथ यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन पैरा पोजीशन वाला जो है क्या होता है इसका, ये निकलता है, रिमूव होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना OH। तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा डाइज़ोनियम आयन। तो ये पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो यहाँ N डबल बॉन्ड N और इस तरीके से जुड़ गया ये, तो इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। N डबल बॉन्ड N को एजो ग्रुप बोलते हैं। अब ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। कैसे याद रखा मैंने भाई? ऑरेंज कलर में, ऑरेंज में O आता है और फिनॉल में भी O आता है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, OO, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर एनिलीन ले लिया, NH2 ग्रुप लगा हुआ, तो ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा? NN, और ये पार्ट जुड़ गया, मतलब अब ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन हो गया। तो ये येलो कलर की डाई होती है। अब इसका कोई रिलेशन नहीं है, सोचो एनिलीन में, तो एनिलीन है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस देखो कन्फ्यूजन यही होता है ना ऑरेंज और येलो को लेके। तो ऑरेंज मतलब O और फिनॉल में आ गया O, तो दूसरा येलो कलर अमीन एनिलीन के साथ ही होगा। कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं, जैसे आपके मन में आ रहा होगा भी कि HNO2 का रिएक्शन सर आपने जो है वो करा दिया प्राइमरी अमाइन के साथ। तो रिएक्शन ऑफ HNO2 विद 2 डिग्री अमाइन अगर कराएं तो क्या होगा? तो R2NH 2 डिग्री अमाइन है, HNO2 के साथ ही क्या बनाता है? तो H की जगह NO आ जाता है, मतलब नाइट्रोसो। NO का मतलब, तो ये हो जाता है N नाइट्रोसो अमाइन। और फिर अगर हमने 3 डिग्री टर्सरी अमाइन ले लिया सर तो क्या होगा? तो आप देखिए टर्सरी अमाइन रिएक्ट नहीं करता, केवल एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा है? कि ये टर्सरी अमाइन जहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक यहाँ पर बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, एराइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, डाइमिथाइल, और यहाँ पर ये बेंजीन लगा हुआ है। तो जब इसकी HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो पैरा पोजीशन पे H की जगह क्या आ जाता है? NO आ जाता है, नाइट्रोसो ग्रुप आ गया। तो केवल यही HNO2 से रिएक्शन हो रही है, इसके अलावा कोई भी टर्सरी अमाइन रिएक्शन नहीं करता है। एक और एडिशनल रिएक्शन मैं यहाँ लेके आया हूँ जो नीट के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में दोनों में आ चुकी है, कि जो NO2 नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने जा रहे हैं। तो ये 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाता है। अगर वीकली एसिडिक मीडियम है तो हमें एनिलीन मिलेगा, ठीक है, NO2 से क्या मिल गया? NH2 ग्रुप मिल गया। लेकिन अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो ये NO2 NHOH में बदल जाता है, ठीक है, NHOH में बदल गया। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब क्योंकि एसिडिक मीडियम है, स्ट्रांगली एसिडिक है, तो H तो मिलेगा भरपूर। तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट हो जाता है। इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? NH2 और OH ग्रुप आ जाते हैं पैरा पोजीशन पे। इस रीअरेंजमेंट का नाम कभी पूछ ले, बेमबर्गर रीअरेंजमेंट। तो ये हमने इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस कंप्लीट कर लिया बहुत ही कम टाइम में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें।